नमस्कार। स्वागत है हमारे इस खास विश्लेषण में। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में आपकी सोचने का नजरिया बदल देगी। किताब का नाम है चार्ल्स सी मैन की 1491 न्यू रेवलेशंस ऑफ द अमेरिकाज बिफोर कोलंबस। हम सब बचपन से यही सुनते और मानते आए हैं कि कोलंबस के पहुंचने से पहले अमेरिका बस एक खाली, वीरान और आदिम सी जगह थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी तरह गलत है? क्या हो अगर कोलंबस के आने से सैकड़ों साल पहले ही वहां के समाज तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और राजनीतिक रूप से बहुत ही जटिल थे? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और इतिहास को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। अमेरिका कोई एकदम अछूता प्राकृतिक जंगल नहीं था, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक परिदृश्य था। ये लाइन ना हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। ये उस पुरानी घिसी-पिटी सोच को सीधे चुनौती देती है, जो मानती थी कि ये पूरा महाद्वीप खाली पड़ा था और बस प्रकृति के भरोसे था। असलियत तो इसके बिल्कुल उलट है। वहाँ के मूल निवासियों ने अपने पर्यावरण को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक तरीके से आकार दिया था। अब देखिए, आज हम किन अहम बातों पर चर्चा करेंगे। हम एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती से शुरुआत करेंगे, फिर वहाँ की कूटनीति और व्यापार को समझेंगे। इसके बाद हम वहाँ के विशाल साम्राज्यों और माया सभ्यता के अद्भुत आविष्कारों पर नजर डालेंगे। आखिर में हम ये जानेंगे कि कैसे तकनीक नहीं बल्कि बीमारियों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और फिर इस पूरे इतिहास को देखने का एक नया नजरिया अपनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस एक बड़ी ऐतिहासिक गलती की जिसने इतिहास की हमारी समझ को बरसों तक धुंधला किए रखा। 20वीं सदी के मध्य में एलन होनबर्ग नाम के एक मानव विज्ञानी ने एक थ्योरी दी। उनका मानना था कि बोलीविया के मूल निवासी सांस्कृतिक रूप से एकदम स्थिर और सरल थे, यानी इतिहास के विकास से पूरी तरह अछूते। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी भूल थी। जब बोलीविया के बेनी क्षेत्र में खुदाई हुई तो पुरातात्विक साक्ष्यों ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने रख दी। वहां ऊंचे किए गए खेत, इंसानों द्वारा बनाई गई आर्द्रभूमि और पूरी तरह से इंजीनियर किए गए इकोसिस्टम मिले। सोचिए, वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जो बस प्रकृति के भरोसे बैठे थे, बल्कि वो बड़े पैमाने पर अपने पर्यावरण को जानबूझकर बदल रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, जो है कूटनीति और महाद्वीपीय व्यापार। जब हम उत्तरी अमेरिका के इतिहास की बात करते हैं तो पिलग्रिम्स और उनकी मदद करने वाले स्क्वांटो का नाम अक्सर आता है। हमें बताया जाता है कि स्क्वांटो बस एक सीधा-साधा मददगार व्यक्ति था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। स्क्वांटो असल में कई भाषाएं बोलने वाला एक बेहद चतुर राजनीतिक था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अपहरण और यूरोपीय दास्ता का शिकार भी हो चुका था। उसे यूरोप ले जाया गया था और फिर वो किसी तरह वापस लौटा। तो जब उसने पिलग्रिम्स की मदद की ना, तो वो कोई साधारण सी भलाई नहीं थी। वो वहां की जनजातीय राजनीति और अपनी व्यक्तिगत रणनीति के एक बहुत ही जटिल जाल का हिस्सा था, एक पूरी तरह से सोची समझी चाल। चलिए, अब नजर डालते हैं हमारे तीसरे खंड पर, एज़टेक और इंका जैसे महान साम्राज्यों पर। जब हम दक्षिण और मध्य अमेरिका के इतिहास में झांकते हैं तो इन साम्राज्यों का पैमाना देखकर सचमुच आंखें खुली रह जाती हैं। एक तरफ था इंका साम्राज्य, एक बेहद मजबूत और केंद्रीकृत राज्य। इनके पास मीलों लंबा विशाल सड़क नेटवर्क था और पहाड़ों पर खेती करने के लिए गजब के सीढ़ीदार खेत थे। और दूसरी तरफ था एज़टेक साम्राज्य। इनकी राजधानी टेनोच्टिलान को ही ले लीजिए। ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक विकसित महानगर था। यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, इंजीनियरिंग और बड़े बड़े महाद्वीपीय बाजार 1519 के उस दौर में रोम या यूरोप के किसी भी बड़े शहर को आसानी से पीछे छोड़ सकते थे। अब एक बड़ा सवाल उठता है, इतने विशाल और ताकतवर साम्राज्य आखिर गिरे कैसे? अक्सर हमें लगता है कि यूरोपीय लोग बहुत उन्नत थे, इसलिए वो जीत गए। लेकिन असल कहानी कुछ और है। इन साम्राज्यों का पतन काफी हद तक उनके अपने आंतरिक राजनीतिक संकटों के कारण हुआ था। इंका साम्राज्य में गद्दी को लेकर भयंकर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था और एज़टेक साम्राज्य में अलग अलग स्वदेशी गुटों के बीच गहरी दुश्मनी थी। बाहर से आए यूरोपीय लोगों ने तो बस उनकी इस आपसी फूट और अस्थिरता का पूरा फायदा उठाया। ये हार सिर्फ यूरोपीय श्रेष्ठता का नतीजा बिल्कुल नहीं थी। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, माया सभ्यता का विज्ञान और नवाचार। मेसोअमेरिका में जो माया सभ्यता थी ना, उनकी बौद्धिक क्षमता सच में कमाल की थी। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट देखिए।
उन्नत गणित, तारों और ग्रहों का अध्ययन करने वाला सटीक खगोल विज्ञान, एक बेहद परिष्कृत लेखन प्रणाली और सटीक पंचांग विज्ञान। हमारे बीच एक बहुत बड़ा मिथक है कि माया सभ्यता रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, लेकिन वास्तविकता में ये एक बहुत ही जीवंत और गतिशील संस्कृति थी, जो लगातार विकास कर रही थी, संघर्ष कर रही थी और पुनर्निर्माण के लंबे चक्रों से गुजर रही थी। एक बात जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि ये सारी सभ्यताएं अपनी अपनी दुनिया में अलग थलग नहीं थीं। ये पूरा का पूरा गोलार्ध महाद्वीप व्यापी व्यापार नेटवर्क से आपस में जुड़ा हुआ था। मक्का, ऑब्सीडियन पत्थर, सुंदर कीमती पंख और यहाँ तक के सांस्कृतिक मान्यताओं का भी हजारों मील दूर तक आदान प्रदान होता था। तो वो जो पुरानी सोच थी ना कि ये लोग बस छोटी छोटी कटी हुई जनजातियां थीं, ये तथ्य उस सोच को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकता है। अब हम इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, विनाश का असली कारण। और वो तकनीक नहीं बल्कि बीमारी थी। 90%। जरा एक पल के लिए इस पर विचार करें, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक दिल दहला देने वाली जनसांख्यिकीय आपदा की तस्वीर है। जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे तो वहां जो कुछ हुआ वो कोई तकनीकी हार नहीं थी, वो एक खौफनाक बायोलॉजिकल त्रासदी थी। चेचक और इन्फ्लुएंजा जैसी नई बीमारियों ने वहां की 90% तक आबादी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस महाविनाश ने वहां के पूरे राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को मृतप्राय कर दिया, जिससे यूरोपीय लोगों के लिए कब्जा करना बहुत आसान हो गया। तो निर्णायक कारक कोई हथियार नहीं बल्कि ये बीमारियां थीं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण। इन महान साम्राज्यों के भारी पतन के बावजूद उनका ज्ञान कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उदाहरण के लिए एंडीज की वो सिंचाई नहरें जो आज भी काम कर रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 अहम बातें निकल कर आती हैं। पहली, अमेरिका के एक अछूते वीरान जंगल होने का मिथक पूरी तरह से गलत है। दूसरी, नोबल सैवेज का मिथक भी गलत है, क्योंकि ये उनकी विशाल राजनीतिक जटिलता को नजरअंदाज करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अधूरे पुरातात्विक साक्ष्यों को हमें अपने इतिहास की समझ को सीमित नहीं करने देना चाहिए। इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खड़े होते हैं। इस भूली हुई विशाल और जटिल सभ्यता को समझने के बाद विश्व इतिहास को देखने का हमारा आधुनिक नजरिया कैसे बदलना चाहिए? जरा सोचिए। जब हम इन स्वदेशी लोगों के सच्चे, समृद्ध और जटिल इतिहास को इस नई रोशनी में देखते हैं तो हमारी पूरी दुनिया की कहानी ही बदल जाती है। हमारे इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और इतिहास के इन अनछुए पन्नों के प्रति अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।